चलो, लेट स्टार्ट अगेन। अच्छा, यहाँ पे हम जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं वो है हमारा करेंसी कन्वर्टर। मैं सबसे पहले स्क्रीन शेयर कर दूं, अपनी स्क्रीन। स्क्रीन शेयर हो रही है सबके साथ? वॉइस क्लियर है मेरी? चलो। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे करेंसी कन्वर्टर के प्रोजेक्ट को समझने से पहले एक चीज़ समझना ज़रूरी है। जब भी आपने गूगल के ऊपर करेंसी कन्वर्जन फ्रॉम ब्रिटिश पाउंड टू पीकेआर या ब्रिटिश पाउंड टू यूएस डॉलर किया होगा, तो हमारे पास कुछ इस तरह की स्क्रीन आती है ये सामने। ये क्या है? इसमें एक फील्ड जो है वो ये है जिसमें हम जो के जिसमें हम उसको बताते हैं कि हम किस करेंसी से कौन सी वाली करेंसी में उस अपने जो है वो अमाउंट को कन्वर्ट करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर सबसे पहली फील्ड होती है इसमें, वो यहाँ पे आप यहाँ पे वो बताती है फ्रॉम होती है, यानी किस करेंसी से हम कन्वर्ट करना चाहते हैं। और दूसरी फील्ड जो होती है टू की फील्ड होती है, यानी किस करेंसी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। फ्रॉम दिस करेंसी टू दिस करेंसी। अच्छा, इसमें एक चीज और तलब है देखने की कि इन दोनों फील्ड्स के अंदर ये जो करेंसी हमें दी हुई है, ये तमाम दुनिया की तमाम करेंसीज दी हुई है। यानी इस नंबर ऑफ करेंसीज या नंबर ऑफ वैल्यूज जो है दोनों की फील्ड में बराबर है। यानी अगर मैं चाहूँ यहाँ पे पौंड स्टर्लिंग को पौंड स्टर्लिंग के साथ ही कन्वर्ट करना, तो मैं वो भी कर सकता हूँ। और मैं उसको दुनिया की किसी और करेंसी के साथ कन्वर्ट करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। ऐसा है? ऐसे ही है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें अपने प्रोजेक्ट में जो चीज़ चाहिए कि हमारी तमाम हमने फ्रॉम में भी वही तमाम करेंसीज जो हम रखना चाहते हैं वो रखेंगे, और टू में भी हमें वही तमाम करेंसीज चाहिए होंगी। हम इनिशियली जो प्रोजेक्ट बनाएंगे सिर्फ 5 करेंसीज को उसमें ले लेंगे। सिर्फ 5 करेंसीज को लेंगे हम, और उन 5 करेंसीज को लेके हम अपना प्रोजेक्ट को बनाएंगे। ठीक है। यहाँ पे मैं सबसे पहले मैंने जो प्रोजेक्ट बनाया हुआ है करेंसी कन्वर्टर का, मैं उसका आउटपुट आप लोगों को शो कर दूं कि आउटपुट उसका कैसा आता है। ये सबसे पहले उसने मुझसे पूछा कि आप कौन सी करेंसी से फ्रॉम, यानी किस करेंसी में आपके पास अमाउंट है और आप उसको किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, वो नेक्स्ट ऑप्शन होगा। जैसे मैंने यहाँ पे दिया GBP, यानी ब्रिटिश पाउंड। ब्रिटिश पाउंड से मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ। उसने फिर मुझसे अगला ऑप्शन पूछा टू, यानी किस करेंसी में आप कन्वर्ट करना चाहते हैं। मैंने उसको बोला मैं ब्रिटिश पाउंड से यूएस डॉलर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। उसने फिर तीसरा ऑप्शन मुझसे पूछा कि आप कितना अमाउंट कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो मैंने उसको बोला मैंने 100 ब्रिटिश पाउंड जो है वो मैंने कन्वर्ट करके दे मुझे यूएस डॉलर में। मैंने जैसे ही उसको एंटर किया तो उसने मुझे बताया द कन्वर्टेड अमाउंट ऑफ 100 ब्रिटिश पाउंड इन यूएस डॉलर इज 127.4799 यूएस डॉलर। उसके बाद उसने मुझसे वही सवाल पूछा कि आप कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं। मैंने उसको फिलहाल अभी नो कर दिया ताकि हम कोड के ऊपर जा सकें। ये बात समझ में ये आउटपुट समझ में आया सबके? मुझे बिल्कुल वैसे ही आउटपुट है जैसा अभी हमने अपनी वेबसाइट पे देखा था उस करेंसी कन्वर्टर के गूगल गूगल के ऊपर। यहाँ पे जब हमने देखा था बिल्कुल वैसे ही आउटपुट हमें कंसोल पे नजर आ रहा था। अब हम ये देख लेते हैं कि हमने इसको बनाना कैसे है।
अस्सलाम सर, इसको रिपीट करा दें एक दफ़ा और। मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया है। अच्छा, मैं दोबारा से बनाता हूँ वो मैंने चलाया। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल आप लोगों को शुरू की सबसे पहले, जिसमें मैंने आपको बताया जब आप करेंसी कन्वर्टर गूगल पे करते हैं तो कुछ इस तरह का पेज सामने आता है जिसमें वो दो ऑप्शंस आपसे दे रहा होता है। एक एक फील्ड ये होती है जिसमें आप अपनी टोटल नंबर ऑफ अमाउंट डालते हैं, उसको फिर वहाँ पे बताते हैं कि ये अमाउंट जो है किस करेंसी में है, और नीचे आप उसको दूसरी फील्ड के अंदर आप उसको बताते हैं कि मुझे किस करेंसी में उसको कन्वर्ट करना है। इन दोनों में खास बात ये होती है कि दोनों के अंदर जो करेंसीज होती हैं वो नंबर ऑफ करेंसीज या नंबर ऑफ वैल्यूज दोनों के अंदर कुछ सेम होती है। इसमें नीचे वाली में भी जो है वो वही करेंसीज आ रही होती है जो ऊपर वाले में आ रही होती है करेंसीज। ये हमारी जो पहली फील्ड है, ये इसको हम कहते हैं फ्रॉम, और दूसरी फील्ड जो है इसको हम कहते हैं टू, यानी इस फील्ड से इस करेंसी से इस करेंसी में कन्वर्ट कर दे हमें। हमें इस करेंसी से पाक रुपीस से पौंड स्टर्लिंग में इस करेंसी में कन्वर्ट करके देते हैं। या मैं इसको ये कर लूँ यहाँ पर, मुझे यहाँ पे पौंड स्टर्लिंग से पाक रुपीस में कन्वर्ट करके देते हैं, यानी मैं उसको पौंड स्टर्लिंग में अमाउंट दूंगा और वो मुझे उसकी वैल्यू जो है वो पाक रुपीस में कन्वर्ट करके दे देगा। ये गूगल के ऊपर आता है। यही चीज यहाँ पे कंसोल के ऊपर हमने बनानी है, हमने आज अपने प्रोजेक्ट में बनानी है कि मैंने उसको बोला मुझे ब्रिटिश पाउंड से, फ्रॉम में मैंने उसको ब्रिटिश पाउंड दिया, टू में मैंने उसको पीकेआर दिया, यहाँ पे मैंने उसको वन ब्रिटिश पाउंड दिया। उसने मुझे यहाँ पे बता दिया कि आपका जो द कन्वर्टेड अमाउंट ऑफ वन ब्रिटिश पाउंड इन पीकेआर इज 358.65। बात समझ में आई? जी सर। बात समझ में आ गई? यस लिख दें, चैट बॉक्स में यस लिख दें। ओके। अच्छा, अब हम चलते हैं यहाँ से कोड की तरफ। ये हमारा करेंसी कन्वर्टर का कोड है। इंडेक्स और टीएस की फाइल है। सबसे पहला वही शी बैंक कोड है। मैं पिछले प्रोजेक्ट में भी शी बैंक कोड, इससे पहले के प्रोजेक्ट में भी बता चुका हूँ शी बैंक कोड क्या होता है। इंपोर्ट किया हमने इंक्वायरर को, इंक्वायरर भी मैं डिफाइन कर चुका हूँ। इंक्वायरर हम लेते हैं यूजर से इनपुट लेने के लिए। उसके बाद हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया कन्वर्जन के नाम पर। ये वेरिएबल जो है बुनियादी तौर पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कह लें या लिटरल टाइप कह लें इसको। इसमें हमने कन्वर्जन के वेरिएबल में हमने सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी डिफाइन की जीबीपी के नाम से, यानी ब्रिटिश पाउंड के नाम से। उस वो जो ब्रिटिश पाउंड की उसकी प्रॉपर्टी है वो बजाते खुद भी एक ऑब्जेक्ट है, यानी ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट है। उस ब्रिटिश पाउंड की प्रॉपर्टी के अंदर जो हमने प्रॉपर्टी को जो ऑब्जेक्ट बनाया है उसके अंदर जो हमने वैल्यूज रखी है, जो प्रॉपर्टीज रखी है उसकी, उसके अंदर हमने उसको कन्वर्जन अमाउंट दे दिया है कि आप एक ब्रिटिश पाउंड को जब आप कन्वर्ट करेंगे किसी दूसरी करेंसी के अंदर तो वो किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। मिसाल के तौर पे ब्रिटिश पाउंड जब ब्रिटिश पाउंड के साथ कन्वर्ट होगा तो वो 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1.00 से। ब्रिटिश पाउंड जब यूएस डॉलर से के साथ कन्वर्ट होगा तो वो मल्टीप्लाई करेगा 1.2748 से। हमने यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया था हम 5 किस्म की करेंसीज लेंगे। यहाँ पे हमने 5 जो करेंसीज ली है, ब्रिटिश पाउंड है, यूएस डॉलर है, यूरो है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है और पाकिस्तानी रुपीस है, पाक रुपीस है। इसका जो हम टेबल बनाते हैं वो कुछ इस तरह से बनाते हैं कि हमने ये ऑब्जेक्ट लिया कन्वर्जन के नाम का। इसके अंदर हमने सबसे पहले प्रॉपर्टी रखी जीबीपी के नाम की। वो प्रॉपर्टी जो थी बताते खुद भी एक ऑब्जेक्ट है, और उस ऑब्जेक्ट में भी वही पांच वैल्यूज हैं जो हमारे यहाँ पे। ये हमारा फ्रॉम का वो है, प्रॉपर्टी है, और ये जो इसके अंदर है ये टू की प्रॉपर्टी। यानी हमने ब्रिटिश पाउंड से उसको यूएस डॉलर में कन्वर्ट करना है तो हम इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। ब्रिटिश पाउंड से ब्रिटिश पाउंड में कन्वर्ट करना है तो इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे।
ब्रिटिश पाउंड से यूरो में कन्वर्ट करना है तो इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रिटिश पाउंड से ऑस्ट्रेलियन डॉलर में कन्वर्ट करना है तो इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, और ब्रिटिश पाउंड से पीकेआर पाक रुपीस में अगर कन्वर्ट करना है तो इस वैल्यू से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी अमाउंट होगा। उसके बाद इसी के साथ दूसरी दूसरी प्रॉपर्टीज की यूरो की, यहाँ पे जितनी 5 प्रॉपर्टीज हैं वही यहाँ पे 5 वही आएंगी। यूरो की प्रॉपर्टी के अंदर भी फिर वही 5 प्रॉपर्टीज हमने दोबारा से डिफाइन की कि यूरो को ब्रिटिश पाउंड में जब कन्वर्ट करेगा तो किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेगा, यूरो को यूएस डॉलर से जब कन्वर्ट करेगा तो किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेगा, इसको हमने लिटरल टाइप दे दिया। यूरो को यूरो से मल्टीप्लाई करेगा तो किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेगा, यूरो को ऑस्ट्रेलियन डॉलर में कन्वर्ट करेगा तो किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेगा, यूरो को पाक रुपीस में जब कन्वर्ट करेगा तो किस वैल्यू से उसको मल्टीप्लाई करेगा। इसी तरह यूएस डॉलर की भी हमने प्रॉपर्टी डिफाइन कर दी, फिर हमने ऑस्ट्रेलियन डॉलर की भी कर दी, फिर हमने पाक रुपीस की भी वो भी उसमें डिफाइन कर दिया। ये जो कन्वर्जन का वेरिएबल है, जो ऑब्जेक्ट है, ये समझ में आया है तो मुझे चैट बॉक्स में यस लिख दें, और अगर किसी का कुछ सवाल है तो अभी पूछ लें कन्वर्जन ऑब्जेक्ट के ऊपर। ये लिटरल टाइप कहलाती है बेसिकली, इसमें हमने फिक्स कर दिए तमाम वैल्यूज, और इसको जो हमने मल्टीप्लिकेशन की वैल्यूज उठाई है वो मैंने उसी वेबसाइट से, जो हम गूगल के ऊपर जो कन्वर्जन की वैल्यूज ले रहे होते हैं वहीं से मैंने वैल्यूज उठाई है। ये डेली के डेली चेंज हो सकती है, ये डेली के डेली चेंज होती है। ये मैंने जब प्रोजेक्ट बनाया था तो उस वक्त मैंने ये वैल्यूज उठाई थी। आज अगर आप इसको यहाँ पे 1 ब्रिटिश पाउंड के अगेंस्ट में अगर पाक रुपीस लेने जाएंगे तो ये आपको वैल्यू चेंज मिलेगी। तो ये जिस दिन मैंने बनाया था ये उस वक्त की वैल्यूज है, जिस ये जो वैल्यूज आ रही हैं ये मैंने आपको बताया, मैंने यहाँ से एक एक करके वैल्यूज उठाई थी। जैसे मिसाल के तौर पे मुझे पौंड स्टर्लिंग जो है उसको उसको मैंने कन्वर्जन देखना है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे देखा, ये मेरी सबसे पहली वैल्यू है पौंड स्टर्लिंग को पौंड स्टर्लिंग से साथ कन्वर्ट करेंगे तो जाहिर है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा। क्या मैंने सही कहा? ये बात समझ में आई? हाँ, उसी दिन की डालते हैं जिस दिन प्रोजेक्ट बना है, उसी दिन की डाल के वैल्यूज ले लें, उसी दिन से निकालें। अच्छा, यहाँ पे जैसे मैंने ब्रिटिश पाउंड को यूएस डॉलर में कन्वर्ट करना है तो मैंने यहाँ से ब्रिटिश पाउंड वर्सेस यूएस डॉलर मैंने ले लिया। एक ब्रिटिश पाउंड जो है कितने यूएस डॉलर के बराबर है, इसने मुझे बता दिया 1.22 के बराबर है। मैंने यहाँ पे ये मैंने जिस दिन मैंने लिया था तो उस दिन 1.27 था, मैंने उसको 1.22 ये कर दिया। फिर मैंने यहाँ पे लिया यूरो जो है वो एक पाउंड जो है कितने यूरो के बराबर होता है। यूरो 1.15 के बराबर है आज के दिन, तो मैंने इसको यहाँ पे 1.15 ले लिया। तो ये मैं यहाँ पे उस दिन की वैल्यू पिक कर सकता हूँ। क्लियर हुआ यहाँ तक? सर आप जान नहीं पाएंगे। जी। सर यहाँ पे मेरा सवाल ये है कि जिस तरह आपने उस दिन की उठाई, जैसे पर्टिकुलर डे की उठा रहे हैं, ऐसी कोई ऑनलाइन लाइब्रेरी नहीं है जो करंट हमें वैल्यू दे रही हो? उसके लिए बिल्कुल होगी, यकीनन वो एपीआई के साथ कनेक्ट करना होता होगा, लेकिन वो अभी कनेक्शन मैंने सीखा नहीं है तो इसलिए उसको यहाँ पे हम अच्छा अच्छा। इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। वो जब सब सीखेंगे तो जाहिर है ये जो आपकी वेबसाइट चल रही है ये यहाँ पे, ये जी। किसी ना किसी एपीआई के साथ कनेक्ट है जो रोजाना जहाँ पे वैल्यूज चेंज हो रही होती हैं और वो यहाँ पे करंट वैल्यू जो है वो ले रहा होता है। तो हम भी जब एपीआई सही। से कनेक्शन सीख लेंगे तो हम भी जो है वो यहाँ पे अपना वैल्यूज हमें चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो करंट वैल्यू ही उठा रहा होगा। ठीक ठीक। क्लियर है? थैंक यू। जी जी। फिलहाल ये है कि चूंकि हमने एक प्रोजेक्ट को आसान तरीके से बनाना है तो हमने अपनी एक फिक्स वैल्यूज ले ली। हमने उस दिन की, जिस दिन हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं उस दिन की वैल्यूज उठाई और हमने अपना एक वेरिएबल का सेट पूरा बना लिया यहाँ पे। ठीक है, आगे चलें, आगे बढ़े, चलो चले। आगे चलो।
चल आगे बढ़ते हैं। ये हमने पूरा वेरिएबल का सेट बना लिया। उसके बाद हमने अपना वही सबसे पहला जो हमारा फंक्शन होता है स्टार्ट लूप का फंक्शन है। स्टार्ट लूप के फंक्शन को हमने यहाँ से टॉप पे ले आते हैं, यहाँ से निकाल के। ये हमारा स्टार्ट लूप का फंक्शन है, जिसमें सेम वही चीज़ है, एक लेट का वेरिएबल है अगेन के नाम का। इसमें डू वाइल के लूप के जरिए हम सबसे पहले डू में एंटर होंगे, डू वाइल का लूप इस्तेमाल करेंगे, डू में एंटर होंगे। अब इसमें कन्वर्ट अमाउंट का एक फंक्शन मैंने बनाया है, जिसमें हम यूजर से वो तमाम इनपुट ले रहे होंगे, कौन सी करेंसी से आपको जो है वो कन्वर्ट करना है। यहाँ जो हम चला रहे हैं इसको स्टार्ट लूप को, ये हम यूजर से सिर्फ इस काम के लिए बना रहे हैं इस फंक्शन को, कि हम यूजर से ये इनपुट ले सके कि आया वो कब तक कंटिन्यू करना चाहता है। यहाँ मैं चेक बॉक्स की जगह लिस्ट लिख देता हूँ, ताकि लिस्ट में बनाना आसान हो। इस वेरिएबल का नाम जो है वो काउंट है, यानी लूप लूप भी रख सकते हैं आप इसको। उसमें दो वैल्यूज हैं, दो चॉइसेस हैं, यस और नो की। अगर वो कंटिन्यू करना चाहेगा तो यस पे क्लिक करेगा, अगर कंटिन्यू नहीं करना चाहेगा तो नो पे क्लिक करेगा। वाइल के लूप के अंदर हमने उसके ऊपर एक कंडीशन चेक लगा दी कि अगर यस हो तो ये डू वाइल का लूप दोबारा चले, अगर वो यस ना हो तो ये बाहर निकल जाए और एग्जिट कर जाए प्रोग्राम से। यहाँ मैंने स्टार्ट लूप के फंक्शन को कॉल कर लिया। यहाँ तक की बात तो समझ में आती है सबके? अगेन बता दूं? अच्छा, अगेन सबसे पहली चीज, ऊपर जो हमने वेरिएबल लिए थे, ये तो कन्वर्जन के नाम का जो एक ऑब्जेक्ट हमने बनाया था, जिसमें हमने अपनी तमाम करेंसी की वैल्यूज रखी थी कि किस करेंसी से किस करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए किस वैल्यू से उसको मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे ब्रिटिश पाउंड को अगर ब्रिटिश पाउंड से कन्वर्ट करना है तो उसको 1 से मल्टीप्लाई करना होगा, ब्रिटिश पाउंड को यूएस डॉलर से करना है तो 1.22 से करेगा, ब्रिटिश पाउंड को यूरो से करना है तो 1.15 से करेगा, ब्रिटिश पाउंड को ऑस्ट्रेलियन डॉलर से करना है तो 1.93 से करेगा। इसी तरह हमने तमाम अपने वैल्यूज की, ये जो बाहर का जो ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी है ये फ्रॉम कहलाएगी, और ये जो अंदर वाली है ये टू कहलाएगी। इसको हम कॉल कैसे करेंगे ये मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। ये हमने अपना पूरा एक ऑब्जेक्ट बना लिया। उसके बाद हमने स्टार्ट लूप का फंक्शन बनाया। स्टार्ट लूप के फंक्शन में हमने अपना लूपिंग स्ट्रक्चर चला लिया कि जब तक के हमारा यूजर चाहेगा वो यस करके कंटिन्यू करता रहेगा, जब वो चाहेगा नो करना प्रोग्राम से एग्जिट होना तो वो नो का ऑप्शन को क्लिक करेगा, सेलेक्ट करेगा और वो प्रोग्राम से एग्जिट हो जाएगा। यहाँ हमने सबसे पहले कन्वर्ट अमाउंट का जो है वो एक फंक्शन कॉल किया है, और यहाँ कन्वर्ट अमाउंट के फंक्शन को मैंने बनाया है। कन्वर्ट अमाउंट के फंक्शन में सबसे पहले हमने एक कांस्टेंट वेरिएबल लिया आंसर के नाम से। इसकी जो प्रॉपर्टीज है, इसमें तीन प्रॉपर्टीज है, एक फ्रॉम, एक टू और एक अमाउंट। ये बिल्कुल वही प्रॉपर्टीज हैं जैसे यहाँ पे थी। ये फ्रॉम, ये टू और ये वो अमाउंट जिसको हमने कन्वर्ट करना है। यहाँ तक की बात समझ में आती है? उसके बाद ये आंसर के वेरिएबल में हमने इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट के जरिए से उससे यूजर से जो है इनपुट ले लिया। सबसे पहला इनपुट जो हमने लिया उसको एक लिस्ट थ्रो की हमने। फ्रॉम, इसका इस वेरिएबल का नाम फ्रॉम था, जो हमने यहाँ पे ये फ्रॉम रखा था। अच्छा, ये फ्रॉम और टू की जो टाइप्स हैं ये हमने यूनियन टाइप्स फिक्स कर दी है कि इसमें सिर्फ ये 5 तरह की टाइप आ सकती हैं, 5 तरह की वैल्यूज आ सकती हैं, इसके अलावा और कुछ वैल्यू नहीं आ सकती। इसमें दो चीजें हैं। सबसे पहली चीज ये कि ये यूनियन टाइप है, ये दोनों यूनियन टाइप हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी, याद है सबको क्लास में? सबसे पहली चीज ये यूनियन टाइप है, और दूसरी अहम चीज कि ये लिटरल यूनियन टाइप है, यानी ये लिटरल टाइप है, ये कोई प्री डिफाइंड टाइप स्क्रिप्ट की टाइप नहीं है। हमने जो लिटरल टाइप्स पढ़ी थी ये वो है। यहाँ पे जीबीपी, यूएस डॉलर, यूरो और ऑस्ट्रेलियन डॉलर, पीकेआर, हमने वैल्यू को फिक्स कर दिया कि इसके अलावा और कोई वैल्यू फ्रॉम और टू के वेरिएबल में नहीं आ सकती। यहाँ तक की बात समझ में आती है? ओके। सबसे पहले हमने इनपुट लिया उससे फ्रॉम का।
फ्रॉम के वेरिएबल के अंदर ये जो फ्रॉम का हमने वेरिएबल यहाँ पे प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे आंसर की डिफाइन की थी, उसी फ्रॉम का वेरिएबल हमने यहाँ पे डिफाइन किया और उसकी चॉइसेस हमने वही रख दी। तो यहाँ पे फ्रॉम के वेरिएबल के अंदर जो हमने उसकी लिटरल टाइप्स, यूनियन टाइप्स हमने रखी थी, वही यहाँ पे हमने उसकी चॉइसेस रख दी और उसको हमने यहाँ पे बोल दिया आप सेलेक्ट कर लें कि आप फ्रॉम प्लीज सेलेक्ट करेंसी फ्रॉम, आप किस करेंसी से जो है वो कन्वर्ट करना चाहते हैं। दूसरा हमने रखा टू का, उसमें उसकी टाइप भी लिस्ट है, उसका नाम जो है वो टू है। ये टू का जो यहाँ पे हमने वेरिएबल प्रॉपर्टी डिफाइन की है आंसर की, आंसर के ऑब्जेक्ट की, इसकी है लिटरल, लिटरल टाइप्स है। एक मिनट होल्ड कीजिएगा। जी, कंटिन्यू करते हैं। हम काम थे यहाँ पे टू के वेरिएबल के ऊपर। टू के वेरिएबल की भी हमारी जो यूनिट टाइप है वही लिटरल यूनिट टाइप है। ये सिर्फ ये 5 तरह की वैल्यूज आ सकती हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं आ सकता। यहाँ पे हमने चॉइसेस के अंदर भी वही 5 वैल्यूज को डिफाइन कर दी और यहाँ हमने उसको एक मैसेज प्रिंट करा दिया, प्लीज सेलेक्ट कंट्री टू। ये भी लिस्ट है, लिस्ट एक ही तरह से रिप्रेजेंट होगा ये लिस्ट की सूरत में, और लिस्ट में उसको अपनी चॉइस जो है वो सेलेक्ट करनी होगी। तीसरा हमने यहाँ पे लिया टाइप नंबर। ये जो हमारा अमाउंट की प्रॉपर्टी थी आंसर के अंदर नंबर, ये हमने नंबर लिया और नेम इसका रखा अमाउंट और मैसेज प्रिंट करा दिया, प्लीज एंटर अमाउंट टू कन्वर्ट फ्रॉम। यानी आप अमाउंट बता दें कि किस अमाउंट को आपने कन्वर्ट करवाना है। ये 3 वेरिएबल में इनपुट लेने के बाद यहाँ तक की बात समझ में आती है। एक क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन ये है, फॉर एग्जांपल जैसे आपने चॉइसेस दी हुई है, चॉइसेस में जो करेंसीज की लिस्ट है और टू और फ्रॉम में जो लिस्ट है, ये दोनों चीजें यानी रिपीट हो रही हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है कि जो आपने कांस्टेंट आंसर्स में जो ये दो वेरिएबल्स दिए हैं या दो पैरामीटर्स दिए हैं, इसकी जो लिस्ट है, ये लिस्ट के हम से पैरामीटर्स के नाम जो हैं ये यहाँ पे डिफाइन करते, रादर डिफाइनिंग कंप्लीट करेंसी, करेंसी लिस्ट को दोबारा रिपीट करने के बजाय इन चॉइसेस के अंदर। आई होप कि मैंने क्लियर कर दिया। आप यानी चाह रहे हैं हम यहाँ पे जो है वो इस तरह से लिटरल टाइप, यूनियन टाइप डिफाइन ना करें, बल्कि हम चॉइसेस के अंदर ही सिर्फ इतना सा डिफाइन कर दें तो इससे इससे भी हो जाएगा, ऐसे मैं ही ये जा रहे। मैं, मेरा एक क्वेश्चन है, जी मतलब जी, चाह नहीं रहा, मेरा क्वेश्चन है कि फॉर एग्जांपल जब आप ऑलरेडी ऊपर पूरी लिस्ट दे चुके हैं तो नीचे रिपीट करने के बजाय, अगर फॉर एग्जांपल जैसे ये किसी वेरिएबल में होता या किसी पैरामीटर में होता, तो उस पैरामीटर या वेरिएबल का नाम आप यहाँ पे सिर्फ डिफाइन कर देते हैं। बिल्कुल। अब जी, बिल्कुल इसको, थैंक यू। इसका फिर तरीका ये होता है कि इससे इससे पहले भी हमने किया था, जब हम लिस्ट के अंदर किसी हम स्ट्रिंग के एरे को भी जो है हम डाल सकते हैं, और स्ट्रिंग के अंदर जो है वो हम सिर्फ एक यहाँ पे हम स्ट्रिंग का वेरिएबल बना देंगे। जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे एक इसको इस तरह भी कर सकता हूँ, लेट, अब मैं ये तमाम तर वैल्यूज जो है आके यहाँ पे रख दूँ, ये मैंने यहाँ रख दूँ और यहाँ पे मैं सिर्फ CUR जो है वो लिख दूँ, तो यही तमाम वैल्यूज मेरे पास यहाँ पे भी आ जाएंगी। ऐसा कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे भी हमें यहाँ जरूरत नहीं है कि हम यहाँ पे जो है वो लिटरल टाइप डिफाइन करें, हम सिर्फ इस करेंसी को भी अगर डिफाइन कर देंगे तो भी बात वही हो जाएगी।
लेकिन सिलसिला ये था कि यहाँ पे मुझे लिटरल टाइप्स, यहाँ पे एक हम कई प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं जब, तो हम बहुत सारी चीज़ें ना उसमें एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है कि आप चाहें तो आप लिटरल टाइप्स को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, यूनिट टाइप्स को आप कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। सवाल अक्सर पूछते हैं ना कि जी हम ये लिटरल टाइप्स और ये तमाम टाइप्स जो है वो कहाँ जो है वो इस्तेमाल होगी। तो ये एक यूज केस होता है कि यूज केस के तहत हम इसको लेते हैं और उसमें आप अपनी जो है प्रैक्टिस कर लेते हैं कि यार यहाँ पे ये इस्तेमाल हो सकता है, वरना ये डायरेक्टली भी किया जा सकता है। तो कोई ऐसा मसला नहीं है। जो आपका सवाल था ना कि हम सिर्फ यहाँ पे ये सिर्फ ये नाम लिख दें, ये डायरेक्टली भी हो सकता है। क्लियर है? जी जी, थैंक यू, क्लियर है। मैं तो ये सोचा था कि क्योंकि आपने ऊपर ये इसको एरे दे दिया था तो ये दोनों ही जगह पे इसके वेरिएबल के नाम से यानी एरे के नाम से हो जाता, लेकिन फाइन, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, क्लियर हो गया, थैंक आप यू। उसको उस तरह भी कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं, दोनों तरीकों से कर सकते हैं। यहाँ पे जी हमने प्लीज तीन प्रोसीड, चार थैंक यू। चीजें जो है वो सीखनी थी, तो इसलिए हमने एक एक नई चीज और भी सीखेंगे यहाँ पे अभी इसके बाद। यहाँ तक की ये बात चीज समझ में आ गई? अच्छा, अब इसके बाद क्या है? अब इसमें इनपुट लेने के बाद हमने यहाँ पे एक इस्तेमाल किया है। ये यहाँ पे कांस्टेंट एक लिया हमने, जिसमें हमने ब्रैकेट कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमने फ्रॉम कॉमा टू कॉमा अमाउंट और उसको इक्वल्स किया आंसर। ये चीज आज से पहले किसी ने पढ़ी है? ये वाली स्टेटमेंट ये क्या कहलाती है? ये क्या कहलाती है? जिसने ये पढ़ी है वो बताया जरा, ये क्या चीज है? ये स्टेटमेंट क्या काम करती है? क्या ये सॉर्ट ऑफ इनम जो लास्ट क्लास में कराए थे, इनम या कांस्टेंट इनम्स, उसकी कोई एग्जांपल आ रही है इधर? इसको मैं समझा देता हूँ, टाइम थोड़ा सा शॉर्ट हो रहा है, उसको समझा देता हूँ। ये असल में ये जो इंक्वायरर है, इंक्वायरर में जब हम इनपुट लेते हैं ये एक ऑब्जेक्ट को रिटर्न करता है। यहाँ इस आंसर के वेरिएबल में जो ऑब्जेक्ट इसमें इंक्वायरर जो इनपुट देगा उसकी तीन प्रॉपर्टीज होंगी, फ्रॉम, टू और अमाउंट। यहाँ पे इस जगह पे कांस्टेंट जो हम कर रहे हैं, कांस्टेंट फ्रॉम, ये हम इस ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं, यानी इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को हम तोड़ रहे हैं। बुनियादी तौर पर इस काम करने के दो तरीके हैं। सबसे पहली चीज तो ये कि मैं इसको यहाँ पे लिख दूं, आंसर डॉट फ्रॉम करके कॉल कर लूं, आंसर डॉट फ्रॉम करके भी कॉल कर सकता हूँ, आंसर डॉट टू आंसर डॉट अमाउंट करके भी कॉल कर सकता हूँ। और दूसरा तरीका एक ये है कि हम अपनी ऑब्जेक्ट को जो है वो तोड़ देते हैं और हम डायरेक्टली उसकी प्रॉपर्टी को उसकी प्रॉपर्टी के नाम से फिर कॉल कर लेते हैं। ये डिस्ट्रक्शन कहलाती है, डिस्ट्रक्टिव ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्ट करना। ये लाइन समझ में आई? थोड़ी बहुत, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्ट करना किसे कहते हैं? डिस्ट्रक्ट करना यानी ऑब्जेक्ट को उसकी ऑब्जेक्ट में जो प्रॉपर्टीज है उन प्रॉपर्टीज को तोड़ देना। ऑब्जेक्ट के अंदर, इंक्वायरर के ऑब्जेक्ट के अंदर जब उसकी प्रॉपर्टीज को या उसके वेरिएबल से वैल्यू गेट करना चाहते हैं तो हम आंसर डॉट करके या उसके वेरिएबल नेम के साथ डॉट करके उसका अगला वेरिएबल नेम, जैसे यहाँ पे आंसर का वेरिएबल है, आंसर डॉट फ्रॉम करके हम फ्रॉम की वैल्यू लेंगे, आंसर डॉट टू करके हम टू की वैल्यू लेंगे और आंसर डॉट अमाउंट करके हम अमाउंट की वैल्यू लेंगे। इस काम को आसान बनाने के लिए हम इसको डिस्ट्रक्ट कर देते हैं, तोड़ देते हैं, यानी इसकी प्रॉपर्टीज को हम बाहर निकाल लेते हैं। इस एक लाइन के जरिए हमने एक कॉन्सेप्ट लिया, उसमें अंदर हमने फ्रॉम, टू और अमाउंट, यानी ये जो तीन इसकी प्रॉपर्टीज थी इनको हमने डिफाइन कर दिया और इसको हमने बता दिया कि आंसर के वेरिएबल में से आंसर जो आपका ऑब्जेक्ट आया है आंसर में, उसमें से ये फ्रॉम, टू और अमाउंट को जो है वो अलग कर दो। जी, क्वेरी का आंसर समझने, क्वेरी इसको हम इसका जो टेक्निकल वर्ड कहलाता है वो कहलाता है डिस्ट्रक्शन, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्शन। ऑब्जेक्ट को तोड़ना कहते हैं, तोड़ देना, उसके प्रॉपर्टीज को तोड़ देना। आगे जब इसको इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि हम आंसर डॉट फ्रॉम करके हमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्ट फ्रॉम, टू और अमाउंट को इस्तेमाल कर रहे होंगे। मैं इसको आगे इस्तेमाल दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमने अपने ऑब्जेक्ट को जो है वो डिस्ट्रक्ट किया। डिस्ट्रक्ट करने के बाद यहाँ इफ की स्टेटमेंट में चेक करें, मुझे जब आंसर इस इनपुट में से, इनपुट जो यूजर ने दिया है उसमें से जब मुझे वैल्यू गेट करने की जरूरत पेश आ रही है तो मुझे आंसर डॉट फ्रॉम लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही। मैं डायरेक्ट फ्रॉम लिख रहा हूँ, डायरेक्ट टू लिख रहा हूँ और डायरेक्ट अमाउंट लिख रहा हूँ। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया, लेट रिजल्ट इक्वल्स
कन्वर्जन, कन्वर्जन जो हमने ऊपर पूरा ऑब्जेक्ट बनाया था कन्वर्जन के नाम से, ये वो है। कन्वर्जन में उसके इंडेक्स फ्रॉम से इंडेक्स टू को निकाल ले। यानी मिसाल के तौर पे अगर यूजर ने फ्रॉम के अंदर पहले पहले लिस्ट के अंदर ब्रिटिश पाउंड लिया होगा तो फ्रॉम के वेरिएबल में ब्रिटिश पाउंड होगा, और अगर सेकंड टू के अंदर पाक रुपीस लिया होगा तो ब्रिटिश उसके अंदर पाक रुपीस आएगा। अब जब ब्रिटिश पाउंड के अंदर पाक रुपीस के साथ में जो एक लिटरल 358 का आ रहा है, इस वैल्यू से हमने मल्टीप्लाई करना है अपने अमाउंट को। इस वैल्यू को गेट करने का तरीका, इस वैल्यू को यहाँ से लाने का तरीका ये है कि हम यहाँ पे लिखते हैं कन्वर्जन। जिस तरह हम टू एरे एरे का इंडेक्स कॉल करते हैं ना, उसी तरह यहाँ पे हम इसके इंडेक्स में इंडेक्स का प्रॉपर्टी का नाम डाल देते हैं कि हम फ्रॉम में जो वैल्यू है वो और टू में जो वैल्यू है वो उन दोनों को उठाए और उसको मल्टीप्लाई करते हैं अमाउंट से। ये बात समझ में आती है कुछ थोड़ी बहुत? कोई सवाल है इसमें यहाँ तक में? जिस तरह हम एरे का इंडेक्स कॉल करते हैं उसी तरह यहाँ पे हम प्रॉपर्टी के नाम के जरिए से उसका फ्रॉम और टू के अंदर जो है वो उसको उसके इंडेक्स को कॉल कर लेते हैं और उसकी वैल्यू को उठा लेते हैं। बेनिफिट इसका ये है कि मैं फ्रॉम टू और अमाउंट के वेरिएबल को डायरेक्टली यूज कर रहा हूँ, बजाय इसके कि मैं आंसर डॉट फ्रॉम करूँ या आंसर डॉट टू करूँ और आंसर डॉट अमाउंट करूँ। जब किसी ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज हो, यहाँ पे तो सिर्फ तीन प्रॉपर्टीज हैं, जब किसी ऑब्जेक्ट में बहुत सारी प्रॉपर्टीज हो तो उस प्रॉपर्टीज को तोड़ने के लिए तोड़ तोड़ के उसको इस्तेमाल किया जाता है ताकि हमारे लिए काम जो है वो आसान हो जाए। कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैंने एक मैसेज प्रिंट करा दिया, द कन्वर्टेड अमाउंट ऑफ। यहाँ पे मैंने अमाउंट का वेरिएबल ले लिया, डायरेक्टली कॉल किया, अमाउंट में जो वैल्यू होगी फ्रॉम लिया, यानी किस करेंसी से इस करेंसी में अमाउंट है, और मैंने टू का वेरिएबल यहाँ पे लिया कि यहाँ पे किस करेंसी में आपने इसको प्रिंट कराना है, और यहाँ आगे मैंने रिजल्ट ले लिया, रिजल्ट के अंदर जो मैंने मल्टीप्लाई किया था अमाउंट के साथ और उसकी वैल्यू ली थी वो रिजल्ट यहाँ शो कर दिया। ये मैंने एक कंसोल डॉट लॉग के ऊपर एक पूरा मैसेज उसको प्रिंट करा दिया यूजर को कि आपने जो वैल्यू अमाउंट कन्वर्ट करने के लिए दिया है वो कन्वर्जन के बाद इतने इतने बनेंगे, इतने पैसे बनेंगे। मैं सवाल समझ नहीं सका साथिया। इस ये जो एक लाइन है इसको डिस्ट्रक्शन कहते हैं। मैं इसको ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्ट डिस्ट्रक्ट करना यानी ऑब्जेक्ट को तोड़ देना कहते हैं इसको। ये लाइन इंक्वायरर से इनपुट नहीं ले रही, ये लाइन इंक्वायरर से इनपुट लेने के बाद उसका जो ऑब्जेक्ट उसने इंक्वायरर ने जो दिया है उस ऑब्जेक्ट में से उसके प्रॉपर्टीज को तोड़ के उसकी वैल्यूज को अलग अलग कर रही है। हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की भी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। चीजों को सीखना भी तो होता है ना। अब अगर क्विज के अंदर सवाल आ जाए तो कैसे करेंगे? यहाँ तक बात समझ में आई? एल्स के अंदर जो है वो हमने कंसोल डॉट लॉग प्रिंट करा दिया इनवैलिड इनपुट, यानी अगर ये फ्रॉम टू और अमाउंट के अंदर कोई इनवैलिड वैल्यू होगी
तो वो यहाँ पे ये इफ का ब्लॉक नहीं चलेगा बल्कि एल्स का ब्लॉक चल जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आती है? टाइम बहुत शॉर्ट रह गया है, मुझे यस कर दें या नो कर दें, चैट बॉक्स में बता दें। इस करेंसी कन्वर्टर के प्रोजेक्ट के अंदर हमने कुछ चंद चीज़ें नई सीखी हैं। सबसे पहली चीज़ लिटरल टाइप सीखी, ऑब्जेक्ट बनाना सीखा कि ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। फिर हमने यूनियन टाइप, लिटरल यूनियन टाइप को बना के देखा कि लिटरल की यूनियन टाइप अगर बनानी हो तो कैसे बनेगी। फिर हमने ऑब्जेक्ट को तोड़ना यानी डिस्ट्रक्ट करना भी सीखा एक लाइन के अंदर कि ऑब्जेक्ट को जब अगर हमने डिस्ट्रक्ट करना हो तो वो हम कैसे करेंगे। जी, इंक्वायरर में इनपुट लेने के बाद फिर हम उसको डिस्ट्रक्ट करेंगे ताकि हम उसकी वैल्यूज को जो है वो डायरेक्टली कॉल कर सकें फ्रॉम के जरिए। इसको हम इससे पहले जो हम करते थे वो हम करते थे जैसे आंसर डॉट फ्रॉम करके गेट करते थे। अब हम इसको ये करें, ये होगा यहाँ से डिस्ट्रक्ट कर देने से, ऑब्जेक्ट को तोड़ देने से ये होगा कि हम उसकी वैल्यूज को डायरेक्टली जो है वो कॉल कर रहे होंगे कि उसमें क्या वैल्यू आ रही है। ऑब्जेक्ट को तोड़ना असल चीज था इसमें कि ये एक लाइन कि आप इंक्वायरर के अंदर जो आपकी प्रॉपर्टीज होती हैं उसको अगर आप डायरेक्टली कॉल करना चाहें तो आप अपने ऑब्जेक्ट को तोड़